आज हम लोग कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कंकाल तंत्र से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, आपका ये टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है कंकाल तंत्र। तो ये आपका हो गया कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र तो बॉडी की उपस्थिति के आधार पर, बॉडी की उपस्थिति के आधार पर यानी शरीर की उपस्थिति के आधार पर कंकाल तंत्र को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया। तो देखिएगा, ये आपका कंकाल तंत्र है। तो कहा जाता है कि शरीर की उपस्थिति के आधार पर कंकाल तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक हो गया बाह्य कंकाल और दूसरा हो गया अंतः कंकाल। अंतः कंकाल तो एक हो गया बाह्य कंकाल और दूसरा हो गया अंतः कंकाल। अब देखिएगा, बाह्य कंकाल का मतलब होता है कि वह हड्डी यानी वह अस्थि या वह बोन जो शरीर के बाहर हो, उसे हम बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल कहते हैं। यानी वो हड्डियां जो शरीर के बाहर हो, उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। अब जैसे में देखिएगा, वो किस में मिलता है। जैसे में कछुआ का ऊपरी कवच। अब कछुआ देखिएगा ना, कछुआ तो कछुआ में क्या आपको दिखाया जाएगा कि उसके ऊपर एक मजबूत पार्ट होता है। कछुआ के ऊपर मजबूत पार्ट होता है। अगर कछुआ को पकड़िएगा तो कछुआ अपना जो अंदर जैसे मूड़ी हो गया, पैर हो गया, सब अंदर कर लेता है, और उसका ऊपर एक कवच होता है, वो होता है बाह्य कंकाल। तो कछुआ में आपको बाह्य कंकाल दिखाई देगा। जैसे बचपन में हम लोग को कभी कछुआ हाथ में लगा था, तो हम लोग बोलते थे कि उस पे मतलब कि दोस्त लोग चढ़ के देखता था, बोलता था कि कछुआ ऊपर से मजबूत होता है। तो वो जो ऊपर का जो मजबूत का जो पार्ट है ना, वही आपका बाह्य कंकाल है। तो समझ गए होंगे, यानी कछुआ के ऊपर का जो पार्ट होता है, अंदर का पार्ट तो बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट होता है उसी को हम बाह्य कंकाल कहते हैं। उसके बाद देसी मांगुर की सिर का कवच। तो देसी मांगुर का जो सिर होता है, यानी चेहरा के ऊपर मांगुर जो होता है, देसी मांगुर, उसका सिर का जो ऊपर जो काला वाला भाग होता है, वो होता है बाह्य कंकाल। पीछे नहीं होता, ऊपर होता है सिर के पास। उसके बाद देखिए घोंघा। आप गांव में ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा बरसात के मौसम में। तो घोंघा जो होता है ना, तो घोंघा का अंदर का पार्ट मुलायम होता है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट होता है ना, बाहरी कवच, वो एकदम कठोर होता है। तो घोंघा की जो ऊपरी कवच है, वो होता है बाह्य कंकाल। उसके बाद आप देखे होंगे शंख में भी आप देखे होंगे, जो पंडित जी जो शंख बजाते हैं, तो उसमें मांस रहता है, शंख में मांस रहता है। जब मांस निकल जाता है तो आप शंख को यूज करते हैं। तो ये जो शंख होता है वो बाह्य कंकाल होता है, क्योंकि उसके अंदर मांस होती है। उसके बाद सीप, हमारे यहाँ सीप से मोती भी निकाला जाता है। तो सीप के अंदर ही मांस होता है, लेकिन ऊपर का जो भाग होता है ना, वो कठोर होता है। तो ये सब है बाह्य कंकाल। तो हमने कहने का मतलब है कि बाह्य कंकाल है क्या, यानी हम बाह्य कंकाल मतलब किसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। बाह्य कंकाल का परिभाषा दीजिए। तो हम यह बोलेंगे कि बाह्य कंकाल के बारे में ये बोलेंगे कि शरीर की बाहरी भाग, यानी वैसे जीव जिसके शरीर के बाहरी भाग में हड्डियां हो, शरीर के ऊपर हड्डी हो, यानी शरीर के बाहर भाग में हड्डी हो, तो उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। जैसे कछुआ के ऊपरी कवच, देसी मांगुर की सिर का कवच, घोंघा हो गया, शंख हो गया, सीप हो गया, ये सब हो गया। अब देखिएगा, बाह्य कंकाल जो होता है ना,
वो बना किससे होता है, यानी इसका उत्पत्ति किससे होता है, बाह्य कंकाल का उत्पत्ति किससे होता है। तो बाह्य कंकाल का जो उत्पत्ति होता है वो होता है भ्रूणीय एक्टोड्रम से। एक्टोड्रम, एक्टोड्रम। तो इसका निर्माण भ्रूणीय एक्टोड्रम से होता है, यानी जो कछुआ की जो ऊपरी कवच बनती है, घोंघा, सांप और सीप का जो ऊपरी कवच की उत्पत्ति होती है, उसकी उत्पत्ति होती है किससे, तो उसकी उत्पत्ति होती है भ्रूणीय एक्टोड्रम से। अब देखिएगा, ये बाहरी कवच, बाह्य कवच मतलब बाह्य कंकाल है, जो क्या करता है, उसका क्या काम है। तो सबसे पहले तो ये शरीर के अंदर के भागों को रक्षा करता है। बाह्य कंकाल जो होता है वो शरीर के अंदर के भागों को रक्षा करता है। जैसे अभी हम बोले थे कि बचपन में अगर कछुआ हाथ लग गया, लोग बच्चे लोग उस पर चढ़ के, कुछ लोग तो गांव में बोलता था कि इस पर ट्रक भी चढ़वा देगा तो कुछ नहीं होगा, इस तरह से बोला करता था। लेकिन छोड़िए, हम लोग बचपन में उस पर चढ़ते थे, तो अब चढ़ते थे फिर भी कछुआ को ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। तो जब हम कछुआ के ऊपर पैर रख देते थे तो उसका जो बाह्य कंकाल है वो अंदर के हिस्से को रक्षा करता था, यानी अंदर दबाव नहीं जाने देता था। उसके बाद देखिए घोंघा भी होता है, तो घोंघा का मतलब उसका अंदर मांस होता है, तो वो तो नॉर्मल कोमल होता है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट होता है ना, कठोर होता है। तो बाह्य कंकाल जो होता है, इसका अगर हम सबको पूछ दे कि इसका कार्य बता दीजिए, काम क्या है, तो इसका काम है शरीर की बाहरी भाग, शरीर का रक्षा करना। ये तो बाहर में रहबे करता है, शरीर का रक्षा करना, शरीर का रक्षा करना, रक्षा करना। जैसे में चोट हो गया, चोट से रक्षा करना, बाहर चोट लगता है उससे रक्षा करता है। वह या अत्यधिक तापमान, यानी तापमान, तापमान, तापमान में दोनों होगा, अधिक भी होगा और कम भी होगा। यानी कहने का मतलब है कि तापमान अधिक भी हो जाता है तो ये बाह्य कंकाल उस टेम्परेचर से बचाएगा, अगर तापमान कम भी हो गया तो ये बाह्य कंकाल नॉर्मल टेम्परेचर से बचाएगा। यानी अधिक तापमान और कम तापमान से बचाना। देखिएगा, बाह्य कंकाल का चर्चा हम फिर से कह रहे हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। बाह्य कंकाल है क्या, तो वैसे जीव जिसके शरीर का बाहर जो कंकाल होता है उससे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। यानी शरीर के बाहर उपस्थित कंकाल को, शरीर के बाहर उपस्थित कंकाल को हम बाह्य कंकाल कहते हैं। बाह्य कंकाल का उत्पत्ति जो होती है वो भ्रूणीय एक्टोड्रम से होता है। जैसे उदाहरण के रूप में किसमें बाह्य कंकाल मिलेगा, तो ये सब जीवों में आपको बाह्य कंकाल देखने के लिए मिल जाएगा। इसका कार्य है शरीर का रक्षा करना, चोट से हो गया या किसी भी चीज से। उसके बाद अत्यधिक तापमान और कम तापमान। अब चलते हैं अंतः कंकाल। तो अंतः कंकाल जो होता है ना, इसका मतलब होता है कि वह कंकाल जो शरीर के भीतर हो, यानी वह कंकाल जो शरीर के बाहर हो तो उसे हम बाह्य कंकाल कहेंगे, और वह कंकाल जो शरीर के भीतर हो उसे हम अंतः कंकाल कहेंगे। जैसे में मानव और पशु, मानव और पशु। हमारे यहाँ अब मानव को देख लीजिए, पशु को देखिए, तो हमारी बॉडी में जो कंकाल होता है वो शरीर का भीतर होता है, बाहर नहीं होता। अंतः कंकाल की जो उत्पत्ति होती है, अंतः कंकाल की जो उत्पत्ति होती है भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है, भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। तो अंतः कंकाल की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। ये हमारे शरीर का ढांचा प्रदान करता है। अंतः कंकाल जो होता है वो हमारे शरीर का क्या करता है, ढांचा तैयार करता है। जैसे हमारी बॉडी में जो कंकाल तंत्र है ये क्या करता है, शरीर का ढांचा तैयार करता है। अंतः कंकाल तंत्र को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। अंतः कंकाल जो है इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। अंतः कंकाल को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक हो गया अस्थि, जिसे हम बोन कहते हैं,
एक आपका हो गया अस्थि और दूसरा हो गया उपास्थि। दूसरा में क्या हो गया? उपास्थि। तो हम उपास्थि हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अस्थि को देखते हैं। अस्थि क्या होता है? तो अंतःकंकाल जो होता है ना साहब, उसे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक अस्थि और दूसरा उपास्थि। तो हम उपास्थि को बाद में देखेंगे, सबसे पहले अस्थि। अस्थि आप इसको हड्डियां भी कह सकते हैं या बोन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो देखिएगा, अस्थि जो होता है ना साहब, वो कठोर होता है, यानी हड्डी जो होती है वो कठोर होता है, और कठोर के साथ साथ ये मजबूत भी होता है, ये मजबूत भी होता है। तो अस्थि जो होता है वो कठोर होता है और मजबूत होता है। इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण तंतु एवं मैट्रिक्स से होता है। भ्रूणीय एक्टोडर्म की शुरुआती इसमें प्रभाव रहता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो निर्माण होता है वो तंतु और मैट्रिक्स से होता है। मैट्रिक्स जो होता है ना साहब, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम, इसका लवण है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो मैट्रिक्स में आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी कैल्शियम मैग्नीशियम के कारण ये कठोर होता है। तो अस्थि जो होता है, जो कठोर भी होता है, मजबूत भी होता है, इसका निर्माण तंतु और मैट्रिक्स से होता है। और बात करते हैं भ्रूणीय मेसोडर्म, तो इसकी उत्पत्ति यानी इसकी शुरुआत जो होती है ना, वो भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। इसकी शुरुआत होती है ना भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है, लेकिन इसका जो विकास जो होता है वो तंतु और मैट्रिक्स से होता है, जो आगे चलकर होता है। ये मैट्रिक्स से अगर हम बात करें, तो मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, और इसी कैल्शियम मैग्नीशियम से अस्थियां कठोर होती है। लेकिन अस्थि में सबसे ज़्यादा, ये जो अस्थि है, अस्थि में सबसे ज़्यादा आपको कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अस्थि में सबसे ज़्यादा कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, और इसमें 33% कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 33% कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, जो उम्र बढ़ते इसकी मात्रा कम होना शुरू हो जाता है। यानी स्टार्टिंग में इसका मात्रा ठीक रहता है, लेकिन जब उम्र बढ़ता है तो इसका मात्रा धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। देखिएगा, ये आपका उपास्थि है, यानी कार्टिलेज। अब देखिएगा, उपास्थि से पहले आप पढ़े थे अस्थि, उपास्थि से पहले क्या पढ़े थे? अस्थि। तो ये अस्थि है और ये उपास्थि है। तो चाहे अस्थि हो चाहे उपास्थि हो, दोनों एक संयोजिक ऊतक है। दोनों क्या है? एक संयोजिक ऊतक है। दोनों के दोनों संयोजिक ऊतक है। तो आपसे पूछे को अस्थि क्या है, तो भी संयोजिक ऊतक है, उपास्थि क्या है, वो भी संयोजिक ऊतक है। अब देखिएगा साहब, कोई हमसे पूछ दे कि बाबू अस्थि देखा है, अस्थि कहाँ रहता है, तो हम बोल देंगे हड्डी को ही अस्थि कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमको समझ में आ गया कि हड्डी को ही अस्थि कहते हैं। लेकिन ये पूछ दे कि बाबू उपास्थि किसे कहते हैं, थोड़ा बताओ तो, तब दिक्कत हो जाएगा साहब। तब हम लोग कि भाई उपास्थि कहाँ होता है, ये तो समझ नहीं आ रहा। ये फिगर में देखिएगा, जो जोड़ जो होता है ना, जोड़ का मतलब हुआ पैर का जोड़, हाथ का जोड़, यानी ठेहुना केहुना, जहाँ से हड्डी मुड़ रही है। तो जोड़ के पास जो चिकना वाला जो भाग है ना, जो आपको थोड़ा ज़्यादा भार दिखाई दे रहा, चिकना वाला भाग है ना, उसी को हम कहते हैं उपास्थि। तो देखिएगा, ये उपास्थि है क्या, थोड़ा सा इसको हम समझना है। अब फिगर में देख ही रहे हैं कि उपास्थि कहाँ पे है, लेकिन अब यहाँ पे देखना है उपास्थि का कार्य। पहला इनका कार्य है ना कि जोड़ो यानी जहाँ पे मुड़ रही है, जोड़ों को लचीला बनाना।
लचीला, यानी जोड़ जो है वहाँ का हिस्सा को लचीला बनाना ताकि वो आसानी से मुड़ सके। उसके बाद चिकना बनाना ताकि उसे मुड़ने में किसी तरह का घर्षण ना हो। और आगे देखिएगा, इसी उपस्थिति के कारण हमारे जो शरीर का जो अंग होता है वो सुचारू रूप से काम कर लेता है, सुचारू रूप से। इसी के कारण हमारे जो है वो अंग सुचारू रूप से काम करता है। सुचारू का मतलब अच्छे ढंग से काम कर लेता है, सुचारू रूप से काम कर लेता है। जैसे आप देखिए कुछ वस्तु को उठाना है तो ऐसी परिस्थिति में यह मुड़ती है, तो ये सुचारू रूप से काम कर रहा है, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ये उपस्थिति के ही कारण होता है। उसके बाद ऊतकों को मजबूत बनाता है। ऊतकों को क्या करता है? ऊतकों को मजबूत बनाता है। तो चलिए फिर से एक बार इसको दोहरा देते हैं। उपस्थिति जो होता है वो जोड़ के पास होता है, जहाँ पे जोड़ रहती है। ये आपको लचीला बनाता है, चिकना बनाता है, इसी की उपस्थिति के कारण सुचारू रूप से काम करती है। ऊतकों का निर्माण होता है, सिर्फ ऊतकों को मजबूत बनाता है। अब देखिएगा उपस्थिति से क्या क्या बनता है। उपस्थिति है वो क्या क्या बनाता है, तो घुटने, और केहूनी के जोड़, नाक और कान। क्योंकि साहब जहाँ जहाँ पे उपस्थिति रहेगा ना वहाँ वहाँ की हड्डियाँ मुड़ती है। अब देखिएगा ये नाक भी है ना, नाक का भी हड्डी मुड़ जाती है, लचीला है। और तो ये लचीला है तो उपस्थिति का है। कान की है, देखिएगा कान की जो हड्डी है ना ये भी पूरी तरह से मुड़ जाती है, ये भी आपका लचीला है। तो आपका घुटने और केहूनी का जो जोड़ वाले जो हड्डी होता है ना वहाँ पे उपस्थिति होता है, उपस्थिति का बना होता है। उसके बाद नाक और कान का जो हड्डी होता है ना ये भी उपस्थिति का ही बनाता है, क्योंकि ये भी आपका लचीला होता है, और ये लचीला होता है और कोमल होता है। अब देखिएगा आगे की पार्ट। उम्र जब बढ़ता है ना तो कॉर्टिलेज यानी जो उपस्थिति होती है वो क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी वो उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है, उसकी मात्रा कम होना शुरू हो जाता है। तो उम्र बढ़ने पर जब उम्र बढ़ता है तो उम्र बढ़ने पर उपस्थिति का क्षय होता है। उपस्थिति का क्या होता है? क्षय होता है, क्षय यानी इसका मात्रा कम होना शुरू हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में इंसान को जहाँ मोड़ रहती है वहाँ पे दर्द, सूजन आ जाती है। इसने बोलता कुछ लोग कि ठेहुना में दर्द हो गया है, केहूनी में दर्द हो गया है, यहाँ पे दर्द है। तो वो होता किससे है? वो आपका उपस्थिति के ही क्षय होने पर होता है। यानी उपस्थिति की जो क्षय होती है तो ये उपस्थिति की क्षय तब होती है जो उम्र बढ़ता है तब। जैसे बहुत से ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनको देखिएगा कि आपका उनका पैर में दर्द है, वो भी वहाँ उस जगह पे दर्द है जहाँ उनका पैर का हिस्सा मुड़ता है, तो वो उपस्थिति की ही क्षय से ऐसा हुआ है। तो उपस्थिति की क्षय से आपका पैर में, यानी पैर में नहीं मतलब जो वहाँ पे मुड़ता है, केहूनी में, ठेहुना में, ये सब जगह पे दर्द भी हो जाएगा और सूजन भी हो जाएगा। तो कभी आपसे पूछा जाए कि पैर में पैर या हाथ के मुड़ने वाली जगह पे, केहूनी या ठेहुना की जगह पे अगर किसी तरह की दर्द और सूजन हो तो हम इस क्या समझेंगे? तो हम ये भी समझ सकते हैं कि शायद उसकी उपस्थिति की क्षय हो रही है।